अक्सर ये माना जाता है कि व्यापार खासकर ये जो बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया है, ये पूरी तरह से कागजों या कठोर नियमों पर चलती है। बिल्कुल। मतलब सब कुछ गणित के सटीक आंकड़ों पर आधारित होता है। सही कहा। हर चीज नपी-तुली होती है। हर जोखिम का पहले से ही एक गणितीय आकलन कर लिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या? अगर एक पल के लिए ये कल्पना की जाए कि लाखों का लेन देन, मतलब हजारों आम लोगों की गाढ़ी कमाई का निवेश किसी बैलेंस शीट पर नहीं, अच्छा। हाँ, किसी जमानत के ठोस कागजों पर नहीं, बल्कि महज किसी के चेहरे की चमक और एक अंधे विश्वास की बुनियाद पर कर दिया जाए तो क्या होगा? बाप रे, ये तो पूरी तरह से तबाही का नुस्खा लग रहा है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा, यानी इस गहराई से पड़ताल में, हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हम मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रभावशाली कहानी बैंक का दिवाला के मूल स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ शुरुआत में ही इस बात को स्थापित करना बहुत जरूरी है कि जिन स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे हैं वो केवल किसी वित्तीय पतन की सीधी सादी टाइमलाइन नहीं पेश करते। मतलब सिर्फ कोई केस स्टडी नहीं है ये। एकदम सही। ये मानवीय स्वभाव, आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता और सबसे बढ़कर जो अचानक मिली दौलत का नशा होता है ना, सत्ता का नशा। हाँ, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों का एक बहुत ही निर्मम विश्लेषण है। प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि हर वित्तीय फैसले के पीछे आखिरकार हार्ड मास के इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। तो इस पूरी त्रासदी की शुरुआत जिस तरह से होती है वो सच में चौंकाने वाली है। कहानी के केंद्र में है लखनऊ नेशनल बैंक और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर लाला साईंदास। स्थिति कुछ यूं है कि बैंक के पास निवेश के लिए पैसा है और डायरेक्टरों की तिमाही बैठक बिल्कुल सर पर आ गई है। दबाव बहुत है। हाँ, मतलब उन्हें किसी भी हाल में इस पैसे को निवेश करके मुनाफा दिखाना ही है। बिल्कुल। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, एक बंगाली बाबू, वे स्वभाव से अत्यंत शक्की हैं। हर बात पर शक करने वाले। हाँ, उन्हें बाजार की हर कंपनी पर संदेह है। इसी उधेड़-बुन के बीच बैंक में प्रवेश होता है बरहिल की महारानी का, और जो घटित होता है वो किसी भी वित्तीय विशेषज्ञ के होश उड़ा देने के लिए काफी है। सच में? लाला साईंदास उनके शाही रुतबे और शान शौकत से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो बिना कोई कागज देखे केवल महारानी के शब्दों को ही जमानत मान लेते हैं, बिना किसी प्रॉपर्टी के कागज के। हाँ, और वे उन्हें 10 लाख रुपए 9% ब्याज की दर पर दे देते हैं। अरे बाप रे, 10 लाख रुपए उस जमाने में! बिल्कुल, ये कोई छोटी रकम नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर संस्थागत विफलता है। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो ये फिड्यूशरी ड्यूटी यानी न्यासीय दायित्व का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब एक तरह से जनता के पैसे के साथ खिलवाड़। बिल्कुल। लाला साईंदास यहाँ अपने निजी पैसे का दान नहीं कर रहे हैं, वे हजारों ग्राहकों के अमानतदार हैं। लेकिन साईंदास का अपना एक पूरा दार्शनिक ढांचा है। वो क्या? जब बंगाली बाबू इस लेन देन का विरोध करते हैं तो साईंदास तर्क देते हैं कि इंसान को तब तक भला ही मानना चाहिए जब तक कि उसकी बुराई का कोई आकाटे प्रमाण न मिल जाए। मतलब जब तक कोई धोखा न दे उस पर पूरा भरोसा करो। हाँ, उनका दर्शन है कि विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है। वे यहाँ तक कह देते हैं कि अगर एक चोर पर भी सच्चा भरोसा किया जाए तो वो भी आपका दास बन जाएगा। यार, ये दर्शन सुनने में तो किसी आध्यात्मिक प्रवचन जैसा लग रहा है, पर ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे तो ये आज के उस स्टार्टअप कल्चर की याद दिला रहा है, जहाँ कोई करिश्माई फाउंडर आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हाँ, एकदम दुनिया बदलने का विजन बेचता है, और निवेशक उसकी कंपनी की बैलेंस शीट देखे बिना सिर्फ उसकी बातों के जादू में आकर अपनी करोड़ों की पूंजी दांव पर लगा देते हैं। एकदम सही तुलना है। दार्शनिक रूप से साईंदास का विचार बहुत पवित्र लग सकता है, लेकिन देखिए, बैंकिंग की निर्दयी दुनिया में बिना जांच के विश्वास करना, जिसे ट्रस्ट विदाउट वेरिफिकेशन कहते हैं, हाँ, वो एक आत्मघाती कदम है। वित्तीय संस्थाएं भावनाओं पर नहीं चलती। जमानत इसलिए नहीं ली जाती कि सामने वाला बेईमान है, बल्कि इसलिए ली जाती है क्योंकि मानवीय जीवन अनिश्चित है। बिल्कुल, कल को कुछ भी हो सकता है। और साईंदास ने महारानी की सुंदरता को ही उनकी वित्तीय साख मान लिया, जो एक अक्षम्य अपराध है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये फील गुड थ्योरी पूरी तरह से काम करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, कैसे? ये वित्तीय फैसला लगातार 3 साल तक तो एक शानदार सफलता मालूम पड़ता है। हर 6 महीने में 45,000 रुपए का भारी भरकम ब्याज नियमित रूप से बैंक में आ रहा है। अरे वाह!
फिर तो सब खुश होंगे। बिल्कुल, हिस्सेदार मुनाफा देखकर खुश हैं और यहाँ तक कि वो शक्की बंगाली बाबू भी धीरे धीरे नतमस्तक होने लगते हैं कि शायद सच्चाई बाकी है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। हाँ, लेकिन फिर चौथे साल ये पूरा ताश का महल एक झटके में ढह जाता है। महारानी की अचानक महज 3 दिन की बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है। और यहीं से कहानी का असली और सबसे क्रूर अध्याय शुरू होता है। वो अनिश्चितता आखिरकार सामने आ ही जाती है। सही बात है। महारानी की मृत्यु के बाद बरहर रियासत का नया वारिस गद्दी पर बैठता है, कुंवर जगदीश सिंह। और वो कोई अनपढ़ राजा नहीं है। वो अपने वकीलों के साथ बैठता है और एकदम साफ शब्दों में इस 10 लाख के ऋण को चुकाने से पूरी तरह इनकार कर देता है। क्या? सीधे मना कर दिया? हाँ, उसका कानूनी तर्क बहुत ठोस है। वो कहता है कि महारानी के पास रियासत की संपत्ति को जमानत पर रखकर ऋण लेने का कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं। और फिर क्या होता है? जैसे ही ये खबर अखबारों में आती है, बैंक में भयानक हाहाकार मच जाता है। हजारों लोग अपना पैसा निकालने टूट पड़ते हैं, जिसे हम बैंक रन कहते हैं, और अंततः बैंक का दिवाला निकल जाता है। पर रुको, अगर हम यहाँ विशुद्ध कानूनी नजरिया अपनाएं, भावनाओं को किनारे रखते हैं, तो कुंवर जगदीश सिंह अपनी जगह 100% सही है ना? अच्छा, कैसे? मतलब उसने तो वो कर्ज लिया नहीं, महारानी ने गैर कानूनी तरीके से कर्ज लिया और लाला साईदास ने मूर्खता में बिना कागज के दे दिया। तो एक अवैध लेन देन के लिए जगदीश सिंह अपना राजपाट क्यों नीलाम करे? क्या उसे साईदास के बचकानेपन की सजा मिलनी चाहिए? वो तो बस अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग कर रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही जटिल सवाल है और यहीं पर कानूनी अनुपालन और नैतिक जिम्मेदारी के बीच की वो गहरी खाई स्पष्ट होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर अदालत कुंवर जगदीश को कर्ज चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। लिमिटेड लायबिलिटी का ढांचा भी यही कहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समस्या यह है कि कानूनी रूप से सही होना हमेशा नैतिक रूप से सही होना नहीं होता। जब बैंक डूबता है तो सजा केवल उस मूर्ख डायरेक्टर को नहीं मिलती। तो किसे मिलती है? उसकी सबसे भयानक कीमत उन हजारों मासूम ग्राहकों को चुकानी पड़ती है जिनका कोई दोष नहीं था। स्रोतों में स्पष्ट जिक्र है कि बैंक डूबने से एक अनाथालय के 1 लाख रुपए डूब जाते हैं। बाप रे। हाँ, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की उम्र भर की गाड़ी कमाई स्वाहा हो जाती है। इसे हम सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। जगदीश का फैसला कानूनी रूप से अभेद्य हो सकता है, लेकिन उसका जमीनी प्रभाव विनाशकारी है। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। और इस विनाशकारी प्रभाव को समझने के लिए हमें कुंवर जगदीश सिंह के दिमाग में जो चल रहा है उसके मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझना होगा। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। आखिर उसने इतनी बेरुखी से कर्ज चुकाने से मना क्यों किया? अगर हम उसके अतीत को खंगालें तो पता चलता है कि उसका जीवन बहुत गरीबी और तंगाली में बीता था। वो पैदाइशी अमीर नहीं था? नहीं, वास्तव में वो समाजवाद का बहुत बड़ा समर्थक था। वो अमीरों से गहरी नफरत करता था। उसका मानना था कि धन इंसान के अंदर से दया और करुणा मिटा देता है। अच्छा, लेकिन अगर जैसे ही वो रियासत का वारिस बनता है, रातों रात पूरी तरह बदल जाता है। वो एक नई मोटर कार खरीदता है और रोजाना 40 रुपए किराए वाले रॉयल होटल में ठहरने लगता है। 40 रुपए रोज? उस जमाने में तो ये एक अकल्पनीय रकम थी। बिल्कुल। इसे हम मनोविज्ञान में वेल्थ शॉक कह सकते हैं। प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि संपत्ति एक बहुत मोटा पर्दा है जो इंसान की संवेदनशीलता को ढक लेता है। मतलब उसके सारे उसूल हवा हो गए। हाँ, जगदीश के वे क्रांतिकारी विचार केवल तब तक जीवित थे जब तक वो स्वयं गरीब था। सत्ता का नशा उसके दिमाग पर छा जाता है और उसके पुराने सिद्धांत उसे किताबी लगने लगते हैं। यार, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि मान लीजिए कोई कट्टर पर्यावरण कार्यकर्ता है जो हमेशा कॉर्पोरेट्स को गालियां देता है और साइकिल चलाता है, लेकिन अचानक उसे पता चले कि वो किसी अरबपति की संतान है और वो अगले ही दिन प्राइवेट जेट खरीद ले। एकदम सही। और तर्क दे कि भाई ये तो मेरा कानूनी हक है। पैसा इंसान के उसूलों को कितनी तेजी से निगलता है। बिल्कुल निगल जाता है। लेकिन जगदीश की इस नई अमीरी का बहुत जल्द जमीनी हकीकत से टकराव होता है। एक दिन वो बैंक के पास से गुजर रहा होता है जहां ग्राहकों की भारी भीड़ जमा है। वो अपनी गाड़ी रुकवाता है और उस भीड़ में उसे अपने पुराने कॉलेज के दोस्त नसीम और अनाथालय के लोग दिखते हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो शिवदास को देखता है। शिवदास कौन? वो अहीर जो उसका बचपन का लंगोटिया यार है। शिवदास ने दूध की दुकान से जो कुछ कमाया था सब डूब चुका है। अरे राम! और जगदीश की प्रतिक्रिया क्या होती है यहाँ? वो उसे पहचानता जरूर है, लेकिन कार से उतरकर जमीन पर नहीं आता। वो कार की खिड़की से कहता है कि मेरे होटल में आना, आराम से बात करेंगे। मतलब एक सामंतवादी रवैया।
वो अपनी सुरक्षित दुनिया को उन गरीबों से अलग कर चुका है। बिल्कुल। वो अपने आंखों के सामने तबाही देख रहा है, लेकिन उसका दिमाग मॉरल लाइसेंसिंग का इस्तेमाल कर रहा है। उसे लगता है कि लाला साइंदास की गलती का फल वो क्यों भोगे। लेकिन यार, इंसान का ज़मीर इतनी आसानी से कहाँ सोता है। उसी रात होटल के आलीशान कमरे में जगदीश के अंदर एक भयंकर मानसिक युद्ध शुरू होता है। बाहर बैंक के बर्बाद ग्राहकों का विलाप उसके कानों में गूंज रहा है। वो खुद से तीखे सवाल करता है। क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता है? हाँ, उसके अवचेतन से राम, महाराणा प्रताप और भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों के त्याग की स्मृतियां उभरती हैं। वो सोचता है कि सच्चा सम्मान महलों में रहने वालों का नहीं, बल्कि उनका होता है जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। इस बेचैनी में वो रात को होटल से बाहर निकलता है और गोमती नदी के किनारे टहलने लगता है। देखिए, गोमती तट का वो दृश्य इस पूरी चर्चा का सबसे चरम मोड़ है। इसे एक अवेकनिंग यानी आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। टहलते हुए उसकी नजर एक चिता पर पड़ती है जो नदी के किनारे जल रही है, और उस सन्नाटे को चीरती हुई दो औरतों के रोने की आवाज आती है। उन औरतों में से एक रोते हुए जो वाक्य कहती है वो हिला देने वाला है। वो कहती है, हाय मेरे राजा, तुम्हें विष कैसे मीठा लगा। बाप रे, एक सैद्धांतिक वित्तीय निर्णय अब एक असली लाश में तब्दील हो गया है। विष कैसे मीठा लगा, ये दिल झकझोरने वाला है। हाँ, जो फैसला बोर्डरूम में महज कानूनी धाराओं का खेल लग रहा था, वो अब मृत्यु की गंध में बदल चुका है। और जब जगदीश करीब जाकर पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो जलती हुई चिता किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसी के बचपन के दोस्त शिवदास की है। हे भगवान! बैंक में पैसा डूबने के कारण शिवदास कर्ज नहीं चुका पाया, और उस लाचारी को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने जहर खा लिया। ये वो क्षण है जहां जगदीश के सारे कानूनी तर्क जलकर खाक हो जाते हैं। जब वो सुनता है कि किसी के लिए जहर मीठा हो गया है, तो उसे पीड़ा का असली एहसास होता है। बिल्कुल। उसे समझ आता है कि उसकी नई मोटर कार और आलीशान होटल की कीमत समाज का सबसे निचला तबका अपने प्राण देकर चुका रहा है। शिवदास की चिता की आग ने जगदीश के अंदर बैठे उस घमंडी अमीर आदमी को पूरी तरह जला दिया। और फिर अगले दिन जो होता है वो किसी की कल्पना से भी परे है। सुबह होते ही जगदीश अपने अंग्रेज बैरिस्टर की कानूनी सलाह को कूड़ेदान में डाल देता है। और क्या करता है? वो अखबारों में विज्ञापन छपवाता है कि वो महारानी द्वारा लिया गया सारा कर्ज, जो लगभग 19-20 लाख रुपए है, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर चुकाएगा। 20 लाख रुपए? अगर हम उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एक पूरी रियासत को निगल जाने वाली रकम है। बिल्कुल। वित्तीय शब्दावली में कहें तो उसने पूरे सिस्टम का एक व्यक्तिगत बेलआउट कर दिया। इस विज्ञापन से बैंक वापस जिंदा हो जाता है, हजारों डूबते हुए ग्राहकों की जान बच जाती है। फिर हाँ, लेकिन इस व्यवस्था को बचाने की कीमत जगदीश के व्यक्तिगत जीवन में एक भयानक भूचाल आती है। कैसे? इतना बड़ा कर चुकाने का मतलब था पूरी रियासत का दिवाला निकल जाना। इस सदमे से उसकी वृद्ध माता की मृत्यु हो जाती है। उसके भाई 5-5 हजार लेकर उसे छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पूरा परिवार बिखर गया। हाँ, हाथी, घोड़े, मोटरकार सब नीलाम हो जाता है। जिस जगदीश का गुजारा 20 नौकरों के बिना नहीं होता था, वो अब केवल 1000 रुपए सालाना पर गुजारा कर रहा है। अरे बाप रे! वो खुद बागबानी करता है और उसका बेटा लाल साहब एक किसान की तरह खेतों में काम करता है। लेकिन कमाल की बात है कि जगदीश दुखी नहीं है। अच्छा। उसे लगता है कि उसने अपनी संपत्ति बेचकर परिश्रम और संतोष खरीद लिया है। और इसी मोड़ पर प्रेमचंद जी व्यवस्था पर एक बहुत तीखा व्यंग्य करते हैं। आपको वो बंगाली बाबू याद है? हाँ, जो हर बात पर शक करता था। बिल्कुल। अब जब लाला साइंदास शर्म के मारे मुंह छिपाकर बैठे हैं, तो व्यवस्था ने उसी शक्की बंगाली बाबू को बैंक का नया मैनेजर बना दिया है। क्या बात कर रहे? हाँ, ये दर्शाता है कि दुनिया का जो स्वार्थी चक्र है वो अपनी जगह चलता रहता है। संस्थाएं भावनाओं से नहीं चलती, लेकिन इन सब के बीच जगदीश ने जो किया वो असाधारण था। उसने अपनी आत्मा को बचा लिया। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने दो बहुत ही स्पष्ट तस्वीरें आती हैं। कौन सी? पहली, लाला साइंदास की, जो बताती है कि अंधा विश्वास, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो, पूरी आर्थिक व्यवस्था को ढा सकता है। नियत का अच्छा होना वित्तीय समझदारी का विकल्प नहीं है। और दूसरी तस्वीर? दूसरी कुंवर जगदीश की, जो साबित करती है कि संकट के समय अगर एक व्यक्ति भी नैतिक साहस दिखाए तो हजारों जानें बच सकती हैं। एकदम सटीक सारांश है। कानून और नैतिकता, स्वार्थ और बलिदान
कई ये द्वंद्व ही इस कहानी की असली आत्मा है। हाँ, लेकिन देखिए, हम इस चर्चा को ऐसे है एक सुखद निष्कर्ष के साथ खत्म नहीं कर सकते। अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। वो क्या? ये सच है कि जगदीश ने हजारों ग्राहकों को बचा लिया, लेकिन इस महान फैसले की कीमत उसे अपने ही घर में चुकानी पड़ी। बिल्कुल। उसकी मां मर गई, परिवार बिखर गया। उसकी पत्नी आज भी इस त्याग को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। तो सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या जगदीश का ये त्याग पूरी तरह से न्यायपूर्ण था? बिल्कुल। या उसने केवल समाज की पीड़ा को उठाकर अपने ही निर्दोष परिवार के कंधों पर लाद दिया? सोचने वाली बात है। क्या नैतिकता की कोई ऐसी राह भी हो सकती थी जहां किसी को भी इतनी भारी कीमत न चुकानी पड़ती? इसी जटिल सवाल के साथ हम आज की इस गहराई से पड़ताल को यहीं विराम देते हैं।